हाय एवरीवन, वेलकम टू इगरा लिटरेचर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टी.एस. इलियट के बारे में, जो कि मॉडर्न एज के एक प्ले राइट, पोएट और लिटरेरी क्रिटिक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम हुई है सेशन 2019 टू 2022, उसमें टी.एस. इलियट से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं और इससे आप एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों का आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट पोएट और पोएम है, मैंने सबको कवर कर दिया। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। टी.एस. इलियट, अमेरिकन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एज। तो टी.एस. इलियट क्या है? ड्रामाटिस्ट भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक है और मॉडर्न एज के। और इनके अगर बर्थ के बारे में बात करें तो 1888 एंड डाइड इन 1965। फुल नेम थॉमस स्टीवंस इलियट, बॉर्न सितंबर 26, 1888 इन मिसूरी। फादर हेनरी वेयर इलियट, द प्रेसिडेंट ऑफ द हाइड्रोलिक कंपनी। यानी इनके पिता का नाम हेनरी वेयर इलियट था, जो कि हाइड्रोलिक कंपनी के प्रेसिडेंट थे। फ्रेंड्स, मैंने ये जो नोट्स है आप देख सकते हैं, फुल लैंग्वेज में नहीं लिखा है, यानी मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। तो आप लिखते वक्त आप अच्छे से लैंग्वेज बना के लिखिएगा अगर सब्जेक्टिव होती है तो। मदर के बारे में बात करें तो उनका नेम चार्लेट चैम्प स्टीवंस, वॉलंटियर एट द ह्यूमैनिटी क्लब ऑफ सेंट लुइस। यानी वो सेंट लुइस की वॉलंटियर थी ह्यूमैनिटी क्लब में, ठीक है। और उसके साथ साथ एक टीचर भी थी। एजुकेशन के बारे में बात करें टी.एस. इलियट के एजुकेशन के बारे में, तो अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन अचीव किया था। लेफ्ट विद अ मास्टर एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। उसके बाद से उन्होंने मास्टर और अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर के उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। रिटर्न टू हार्वर्ड टू रिसीव अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी, लेकिन बाद में फिर से दोबारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और डॉक्टरेट किया फिलोसफी में। 1927 की बात करें तो कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म, ड्रॉप्ड यूएस सिटीजनशिप, बिकेम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। उन्होंने 1927 में अमेरिकन का जो सिटीजनशिप था उसे छोड़ दिया और इंग्लैंड के बन गए। 1948 वो नोबेल प्राइज़, 1948 में नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया भी था, तो आप प्लीज़ इसे याद रखें। 1965 डायड ऑफ एम्फाइसमा इन लंदन एट द एज ऑफ 77। 1965 में, यानी उस समय उनकी उम्र जो थी 77 की थी, और ये मर गए एम्फाइसमा डिजीज़ की वजह से। एम्फाइसमा एक अस्थमा की तरह ही डिजीज़ होती है। 1983 ओन टू पोस्थमस टोनी अवार्ड फॉर कैट्स। फ्रेंड्स, आप क्लास 12 में इनकी बहुत ही मेजर पोएम आपने पढ़ी होगी, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसके लिए इन्हें टोनी अवार्ड दिया गया था। और इसे पोस्थोमस अवार्ड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मरने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसे पोस्थोमस बोला जाता है, मरणोपरांत, ठीक है। अगर वर्क्स के बारे में बात करें, इनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, तो सबसे फर्स्ट में आता है द वेस्टलैंड, लॉन्ग पोएम बाय टी.एस. इलियट। यानी टी.एस. इलियट का ये एक लंबा पोएम है। पब्लिश इन 1922 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट इन लंदन। इतना ही आप याद रखें, ये पॉइंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नो सीक्वेंस इन राइटिंग, यानी द वेस्टलैंड जो है पोएम, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है और किसके बारे में लिखा जा रहा है। यानी एक चीज़ के बारे में लिखा जाता है तो उसका पूरा कंक्लूड करके अच्छी तरह से एक कोई इसेंस निकलता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं, एक ना सीक्वेंस है ना कुछ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, उस समय जब टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड लिख रहे थे, उस समय इनकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। यानी इस पोएम में इस पोएम के 5 भाग है, आप आगे देखेंगे। और उसके बाद से एक ही इस 5 भाग को लिखने में उन्होंने 5 से भी ज़्यादा लैंग्वेज यूज किया है। और कहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये लिखा गया था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1919 तक ख़त्म हो गया था और ये 1918 में लिखा गया। वर्ल्ड वार इम्पैक्ट, यानी उस समय दुनिया पे वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या था, उस समय का वर्ल्ड के बारे में बात करें तो किस तरह का माहौल था। तो लेस इमोशन, यानी लोगों के बीच बहुत ही कम इमोशन था, वो इमोशन लेस हो चुके थे। उस तरह का खून खराबा और अपने को मरते हुए सब कुछ देख करके, यानी
में इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। टेक्निकल एडवांस हो गया था दुनिया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी उसी समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। लाइफ अनस्टेबल एंड मीनिंगलेस, लाइफ एकदम अनस्टेबल हो गया था। अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ना हो कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द वर्ल्ड बिकेम अ वेस्ट लैंड फॉर ह्यूमन बींग टू लिव ऑन इट। यानी आप ये पता लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद ये दुनिया जो थी वो वेस्ट हो गई थी, इसलिए इसी पे इसका नाम पड़ गया है अ वेस्ट लैंड। ठीक है, द वेस्ट लैंड इसी पे नाम पड़ा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है। तो ये जो दुनिया है वो उस समय रहने के लिए एकदम बेकार हो गई थी, इसलिए इसका टाइटल दिया गया द वेस्टलैंड पोएम एम्बेजमेंट। वेस्टलैंड पोएम को एम्बेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि बिगिनिंग और एंडिंग विदाउट प्रॉपर सीक्वेंस एंड मीनिंग, यानी ये जो शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है इसका ना कोई सीक्वेंस है और ना ही इसका कोई मीनिंग है, इसलिए इसे एम्बेजमेंट बोला जाता है। इनिशियल द वेस्टलैंड 1000 लाइन, यानी जो शुरुआती में ये पोएम थी उसमें एक 1000 लाइन्स थी, लेकिन पब्लिश होने के समय 434 लाइन्स हो गई। इनके एक दोस्त थे इरेगा फाउंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि इस पोएम को थोड़ा और कम किया जाए, यानी इसके लाइन को कम किया जाए, तो उसे कम किया गया। डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड इरेगा फाउंड, यानी ये जो पोएम है वो डेडिकेटेड किसे है, तो उनके फ्रेंड टी.एस. इलियट का फ्रेंड इरेगा फाउंड को। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 पोएम्स, यानी द वेस्टलैंड कितने पोएम को कंसिस्ट करता है, तो 5 पोएम को मिलाकर द वेस्टलैंड बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंग्वेजेज, मैंने पहले बता दिया बहुत सारा लैंग्वेज इसमें यूज किया गया, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, जर्मनिक, फ्रेंच, संस्कृत। ठीक है, और उसके बाद है ही स्टडीड अबाउट मैनी राइटर, फ्रेंच राइटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड बस लिखा है, ऐसे ये छूट गया, आप देख लीजिएगा। दांते जोहर्डन, यानी उन्होंने और सारे भी पोएट के बारे में पढ़ा था, जिसमें से फ्रेंच राइटर भी थे। दांते के भी बारे में उन्होंने पढ़ा, जोहर्डन के बारे में भी पढ़ा। 5 पार्ट्स ऑफ वेस्टलैंड, अगर वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स की बात करें तो उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, द गेम्स ऑफ चेस, द फिश सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, अब चलिए उनका सेकेंड मेजर जो वर्क है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द लव सॉन्ग बाई जे अल्फ्रेड पुफ्रॉक। ये फ्रेंड्स, ये जो पुफ्रॉक आप जो नेम देख रहे हैं ये एक कैरेक्टर का नेम है जो कि टाइटल बना दिया गया है, तो ये भी एक पोएम ही है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मॉडर्न एज पोएम, यानी ये मॉडर्न एज का पोएम है। इसके बारे में बात करें अबाउट मॉडर्न ह्यूमन बींग, तो ये जो पोएम है द लव सॉन्ग बाय जे अल्फ्रेड पुफ्रॉक, ये मॉडर्न ह्यूमन बींग पे बेस्ड है, यानी मॉडर्न ह्यूमन बींग किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, क्या हो गए हैं, तो कन्फ्यूज्ड, आइसोलेट, डिप्रेस्ड एक्सेट्रा। यानी जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है वो कन्फ्यूज्ड है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं ये पता नहीं, आइसोलेट, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इमोशनलेस हो गए हैं, डिप्रेस्ड। ठीक है, कैरेक्टर पुफ्रॉक कवार्ड इंडिसेसिव, इसको जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा पुफ्रॉक नाम का जो इंसान है वो कवार्ड है। कैरेक्टर जो इसमें प्ले कर रहा है वो कवार्ड है, यानी डरपोक है और कोई भी डिसीजन लेने में नाकामयाब रहता है, कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता, इसलिए उसको इंडिसेसिव बोला गया है। पोएम स्टार्ट विद एपीग्राम, और पोएम की जो शुरुआत होती है वो एपीग्राम से होती है, जो एक कोटेशन है, और ऐसा कोटेशन जो आपको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास लगता है, जिसे आप पढ़कर एकदम सरप्राइज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब देखो, दोस्त क्या होते हैं, बचाव के लिए होते हैं, बुरे समय में काम आते हैं। डरता किससे है, कोई अपने दुश्मनों से, यानी उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या कहा गया, डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, तो ये कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है, तो इसे ही एपिग्राम बोला जाता है। यूज्ड, इस पोएम में क्या क्या यूज किया गया, तो मेटाफोर, एक फिगर ऑफ स्पीच है कैट क्रैब के लिए। सी सोज, इसमें जो समुंदर है वो क्या दिखा रहा है, तो वास्टनेस ऑफ थॉट, यानी थॉट की विशालता, गहराई। ग्लूमी पिक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की नीरस एकदम उदास भरा चेहरा, उसका दृश्य दिखा रहा है। पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है फॉग स्मोक, यानी फॉग और स्मोक को पर्सोनिफाई किया गया। रिटन बिटवीन 1909 to 11, यानी 1909 से 1911 के बीच में इसे लिखा गया है। पब्लिश्ड 1917।
ये पुफ्रोक के बारे में था। और चलिए और सारे जो उनका इम्पोर्टेंट मेजर वर्क है उसके बारे में देखते हैं। तो फेबर, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, अ कुकिंग एग, जेरोनसन, द प्रील्यूड, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जेलफ्रेड पुफ्रोक, द रॉक, कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रीयूनियन, मर्डर इन कैथेड्रल, द एल्डर स्टेटमेंट। इसमें से जैसे वर्क जितना भी दिया है 4 दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा वर्क नहीं है। तो आप एक नज़र वर्क को देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया इस बार एग्ज़ाम में, तो उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। विच वर्क इज़ नॉट अ पोएम बाय टी.एस. इलियट, तो होगा कॉकटेल पार्टी, क्योंकि कॉकटेल पार्टी जो है वो एक प्ले है। हाउ मेनी सेक्शन डज द वेस्टलैंड हैव, जो वेस्टलैंड पोएम है उसमें कितने सेक्शन है, तो 5 पोएम से मिलकर ये बना हुआ है। इलियट्स द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, यानी इलियट का जो पोएम है द वेस्टलैंड वो लास्ट में किस लैंग्वेज के साथ खत्म होता है, उसका कंक्लूड किया जाता है, तो संस्कृत के साथ। वेन वॉज इलियट द कॉकटेल पार्टी, इलियट्स द कॉकटेल पार्टी पब्लिश्ड, यानी कॉकटेल पार्टी कब पब्लिश्ड हुई थी, तो 1957। वेन वॉज टी.एस. इलियट अवार्डेड द यूएस मेडल फॉर फ्रीडम, तो 1964। विच वर्क इज़ नॉट अ पोएम बाय टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा कौन सा इसमें वर्क नहीं है, तो इज़ नॉट अ पोएम, सॉरी पोएम, तो कॉकटेल पार्टी ये पहले हो चुका है। 7 देखिए, विच मैगजीन डिड टी.एस. इलियट एडिटेड, कौन सा मैगजीन टी.एस. इलियट ने एडिट किया था, तो द क्राइटेरियन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड वर्क इज बाय टी.एस. इलियट, इसमें से कौन सा टी.एस. इलियट का वर्क है, तो लिटिल किडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।